गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक अब एक शेड्यूल्ड बैंक बन गया है। तो हम समझेंगे थोड़ी सी बात एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, हम समझेंगे कि शेड्यूल्ड बैंक कौन से होते हैं, और हम समझेंगे कि पेमेंट बैंक्स एग्जैक्टली कौन से होते हैं। तो सो गाइस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की जो सेकंड शेड्यूल है उसमें एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड को जो है वो इंक्लूड किया जा रहा है। और इसी के साथ बैंक अब यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक अब सरकार द्वारा जारी जितने भी प्रस्ताव हैं, राइट, उसके लिए जो अनुरोध होते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होते हैं, राइट, जो भी सरकार, जैसे कोई सरकार ने कोई डेट बॉन्ड जो है वो जारी किया, राइट, तो ये एयरटेल पेमेंट बैंक रिक्वेस्ट कर सकती है कि वो उस बैंक के माध्यम से सरकार की ये पॉलिसी जो है वो बेचेगी या उसको प्रमोट करेगी, है ना। और प्राथमिक नीलामी, जो भी सरकार की जो प्रॉपर्टीज वगैरह होती हैं, उनके जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, कई बार या फिर उनके, आपने टेंडर सुना होगा कि सरकार की तरफ से ये टेंडर निकला है, राइट, तो उसकी नीलामी के लिए जो है वो ऑक्शनिंग के लिए ये पिच कर सकती है, बोल सकती है कि ये करवाएगी ऑक्शनिंग, है ना। और केंद्र और राज्य सरकार दोनों के व्यवसाय कर सकती है, जितने भी बिजनेस है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के, दोनों ही अब ये कर सकती है एयरटेल पेमेंट बैंक। तो शेड्यूल बैंक में आने का क्या मतलब है, और शेड्यूल बैंक एक्चुअली में होते क्या है। कमर्शियल बैंक के बारे में तो आप जानते हैं कि नॉर्मल ये सब जो बैंक है, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, तो ये सब कहेंगे कमर्शियल बैंक हम लोग को देखने को मिलते हैं, ये कमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आते हैं। बट ये शेड्यूल बैंक क्या होता है और पेमेंट बैंक क्या होता है, ये मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो शेड्यूल बैंक इंडिया के अंदर ऐसे बैंक होते हैं जिन्हें पहली बात तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के सेकंड शेड्यूल में ऐड किया जाता है। तो हर एक शेड्यूल बैंक जो है वो दो प्रकार के प्रिंसिपल फैसिलिटीज जो है वो इंजॉय करते हैं, राइट। पहली बात तो वो एलिजिबल हो जाते हैं कि अगर उन्हें लोन वगैरह देना है तो वो आरबीआई के जरिए बैंक रेट पर जो है वो लोन दे सकते हैं, राइट। तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ऑटोमेटिकली वो क्लियरिंग हाउस के मेंबर जो है वो बन जाते हैं। अब ये क्लियरिंग हाउस जो है वो क्या है, इस चीज को हम समझते हैं डिटेल में। तो एक क्लियरिंग हाउस जो है वो इंटरमीडिएटरी है बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। तो जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, चाहे शेयर्स की बात करें, डिबेंचर्स की बात करें, बॉन्ड्स की बात करें, तो इसके बीच में जो सेलर और बायर होते हैं उसका बीच की, उसमें इंटरमीडिएटरी का जो है ये काम करती है, राइट। ये एक एजेंसी हो सकती है या सेपरेट कंपनी हो सकती है फ्यूचर एक्सचेंज की, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो ट्रेड अकाउंट्स को सेटल करने के लिए, ट्रेड्स को क्लियर करने के लिए, राइट, मार्जिन मतलब कमीशन वगैरह, तो उसको कलेक्ट और मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो सामने वाले ने अगर कोई शेयर परचेज किया तो उसको डिलीवर करने का इनका काम जो है वो होता है, राइट। तो ये सब चीजें, और ट्रेडिंग से रिलेटेड डेटा जो भी होता है उसको रिपोर्ट करने का इनका काम होता है। तो ये सब इनके काम भी हम लोग को एग्जैक्टली देखने को मिलते हैं। तो इनके रोल्स और फंक्शन की बात करें तो देखिए, जब दो इन्वेस्टर जो होते हैं वो एग्री होते हैं किसी प्रकार के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के टर्म्स पे, राइट, जैसे कि वो एक कोई सिक्योरिटी यानी कि शेयर जो है उसको परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो एक क्लियरिंग हाउस जो होता है वो मिडिल मैन के तौर पर काम करता है दोनों पार्टीज के लिए, राइट। और पर्पस जो क्लियरिंग हाउस का होता है वो क्या होता है कि एफिशिएंसी को इंप्रूव करना मार्केट की, और एक स्टेबिलिटी फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर लेकर आना, राइट, बायर और सेलर के बीच में, राइट। ये बेसिकली अपने पास जो है वो पैसा रखता है कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, राइट, कि जिससे कि बायर और सेलर दोनों सुनिश्चित हो कि उनके पास जो है वो प्रॉपर्टी आ जाएगी। जैसे कि अगर सेलर है, अब सेलर है तो उसको चाहिए कि ऑब्वियसली बात है वो अगर कुछ चीज बेच रहा है तो उसके अकाउंट में पैसा आना चाहिए उस चीज का। तो वही एक प्रकार से क्लियरिंग हाउस एक श्योरिटी प्रोवाइड कराता है, राइट। तो ये मेनली बस इस क्लियरिंग हाउस का काम होता है, जो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो मतलब कि जो शेड्यूल बैंक जो होती हैं वो शेयर्स के मामले में या किसी भी ट्रेड के मामले में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के, वो एक मिडिल मैन का रोल भी जो है वो प्ले कर सकती हैं। तो ये इसके फायदे हम लोग को देखने को मिलते हैं। और बाकी एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करेंगे तो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल बैंक है ये हमारी कंट्री में। इसके पास 115 मिलियन यूजर्स का डेटाबेस है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं बेस है, इतने यूजर्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। ये अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन और रिटेल नेटवर्क जो इनका 5 लाख से भी ज्यादा बैंकिंग पॉइंट्स का है, तो उसके माध्यम से बैंकिंग सोल्यूशन या डिजिटल सोल्यूशन या डिजिटल बैंकिंग सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड कराते हैं ये, राइट। और सितंबर 2021 में ये बैंक जो है वो प्रॉफिट पर रहा था, राइट। तो ये वाला भी एक थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बाकी पेमेंट बैंक जो है वो क्या होते हैं, तो पेमेंट बैंक को स्टैब्लिश किया गया है हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो बैंकिंग सिस्टम में इंक्लूड हो। देखिए कई बार क्या होता है, दूर दराज के एरिया में मेन बैंकिंग सिस्टम की बात करें या मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो वो अवेलेबल नहीं होती है, राइट। तो उसकी जगह पर इस प्रकार के पेमेंट बैंक्स काम करते हैं, छोटे छोटे बैंक्स, राइट। इसमें सेविंग अकाउंट आप खुलवा सकते हो, पेमेंट दे सकते हो, रेमिटेंसेस सर्विसेज जो है वो दे सकते हो माइग्रेटरी या लेबर वर्कफोर्स को, और लो इनकम हाउस होल्ड जो होते हैं उनको आप पेमेंट कर सकते हो। स्मॉल इंटरप्राइजेस पेमेंट के लिए जो है वो इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं अपने एम्प्लॉइज की, या फिर दूसरे अनऑर्गेनाइज
सेक्टर की जो कंपनीज एंटिटीज होती हैं और दूसरे यूजर जो होते हैं वो पेमेंट के पर्पस के लिए या डिपॉजिट के पर्पस के लिए इस बैंक का उपयोग कर सकते हैं, राइट। और ये बैंक जो है वो 2 लाख रुपए तक का एक व्यक्ति से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है, यानी कि एक अकाउंट पे आप 2 लाख से ज्यादा पैसे जो है वो नहीं डाल सकते पेमेंट बैंक के, राइट। बट हालांकि ये 2 लाख रुपए का जो अमाउंट है ये फ्यूचर में जाकर आरबीआई बढ़ा भी सकती है। और ये बैंक हालांकि किसी प्रकार के लोन्स या क्रेडिट कार्ड्स नहीं देती है, बट बैंक जो है वो सेविंग और करंट अकाउंट दोनों ही हैंडल कर सकती है। और इवन ये बैंक जो है वो एटीएम प्रोवाइड करा सकती है, डेबिट कार्ड प्रोवाइड करा सकती है, एज वेल एज ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करा सकती है पेमेंट बैंक, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे पेमेंट बैंक से रिलेटेड जो आपको ध्यान में रखना है। और अब जो पेमेंट बैंक थी एयरटेल पेमेंट बैंक, वो अब शेड्यूल्ड बैंक का उसको दर्जा मिल गया है। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।